अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज 3 अहम इश्यूज पर हम बात करेंगे। सबसे पहला एक अदालती फैसला। अब आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसके खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जनाब, दौरान समात यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि रूल्स में बैलेट पेपर या वोट से मुतल्लिक कुछ नहीं है। गिलानी को आज भी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल है। इस पर जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि अगर अक्सरियत है तो अदम एतमाद की तहरीक ले आए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते और इसी बुनियाद पर उन्होंने नाकाबिले समात करार दी ये दरखास्त जो पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर की गई थी। अब सवाल इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारा यूं है कि क्या अपोजिशन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास पहले सवाल के लिए। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे महमूद सरफराज साहबा, रीमा उमर साहबा, शहजाद इकबाल साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ है। भट्टी साहब, आपसे ही आगाज करेंगे। क्या समझते हैं, अदालत में तो इतराज ले गए, जो अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है अब उसके ऊपर अमल होगा सेनेट में? देखिए मैडम शेख, आज मेरी अदालत का फैसला है, मुझे अपनी अदालत का फैसला मंजूर। 13 सफाती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और बड़े मज़े के कमेंट्स हैं कि अक्सरियत है तो अदम एतमाद लाकर अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लें। ये सेनेट का अंदरूनी मामला है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। आइन अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए रोकता है। मुदाखलत ऐवान की खुद मुख्तारी कमज़ोर करेगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने। और बिलावल भुट्टो साहब ने ज़ाहिर है उसके बाद उन्होंने कहा कि वो प्रेजाइडिंग अफसर ने मुअत्तल किए, मुस्तरद किए वोट और वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे वो, और वो वगैरह वगैरह, और उनका हक़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ और वो जा रहे हैं। जहाँ तक मैडम शेख तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक है कि ये आएगी, मुझे तो मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। अब क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि अभी अपोजिशन इस तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? पहली बात है कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है। इस्तीफ़ों के मामले पे डेडलॉक है। सेनेट में अपोजिशन लीडर का जो इंतखाब है उस मामले पर डेडलॉक है, वो सेनेट में खुद बिखरे हुए हैं, फूट पड़ी हुई है। दूसरी बात है कि क्यों नहीं अदम एतमाद की तरफ जाएगी? संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लाकर माजी में ये देख चुके हैं कि कामयाब नहीं हुई थी। 43 वाले जीत गए थे और 60 से ज़्यादा वाले हार गए थे, यानी ये अपोजिशन 60 वोट थे इनके हार गए थे, हुकूमत के 43 वोट थे वो जीत गए थे। फिर अभी संजरानी साहब के कम वोट थे और वो जीत गए और 7 मुस्तरद हो गए और वो हार गए गिलानी साहब। तो फिर इसके बाद क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी कि डिप्टी चेयरमैन इंतखाब में 44 वोटों से अपोजिशन हार चुकी है और ये वाहिद हार है जिस पर जिस अपोजिशन के बंदे से भी बात की जाए उसके पास कोई जवाब नहीं है। इवन अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कहा है कि पीडीएम अपने गिरेबान में झांके, मेरे 7 वोट किधर गए, और बड़े हैरान। तो ये वो और वाहिद जिन्होंने एसाब पे असर किया है अपोजिशन के, तो इसलिए मुझे नहीं लगता मैडम शेख कि मुस्तकबिल करीब में अपोजिशन कोई तरीके अदम एतमाद लाएगी। ठीक है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपका क्या ख्याल है? डिप्टी चेयरमैन वाली जो भट्टी साहब दलील दे रहे हैं वो निहायत ही वैलिड, वहां पर क्या हुआ? देखिए जी, मैं भट्टी साहब के तो जो दलाइल हैं उनको मैं किस तरह डिस्कस करूं या क्या उनकी दलीलें हैं या दलाइल हैं। देखिए जी, मैं तो इस चीज़ को एक और तरह से देखता हूँ। मेरे नज़दीक एक ख़ास जो है जिसको कहना चाहिए कि तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम की जो है एक मुहिम चली हुई है, उससे कितना फायदा होता है, नुकसान, कौन बंदा बाख्तियार बनता है, कौन बंदा उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है, उसे कतई नजर। क्योंकि शख्सियात के ऊपर पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल वो संवर रहा है। ये हर शख्सियत के साथ उसकी जाती जो ख्वाहिश है ना है, या उसके बाद अगर इख्तियारात आ गए या नहीं आए, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उसके मुताबिक वो ढालना चाहता है ताकि वो उसे इस्तेमाल करे। ये सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इसके नजदीक मैं इसमें बड़ा गौर किया है कि क्यों हुआ है। आखिर 7 वोट्स जो है जाके, जैसे अभी यहाँ जिक्र हुआ है गफूर हैदरी साहब के, तो नहीं पढ़े ना, तो ये ना पढ़वा सकते थे। मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि ये एक पाकिस्तान के लोगों को चिढ़ाना मकसद था। हम देखते नहीं है कि एक हमारे हम
एक अरसे से रिवाज है पाकिस्तान के अंदर, मीडिया बड़ा भरपूर चल रहा है पिछले 8-10-15 सालों से। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या है, डस्का के ऊपर दूसरा फैसला क्या है, इससे कतई नजर के इनके क्या असरात होते हैं, कितने कोर्ट के पास गुंजाइश थी नहीं थी, आर्टिकल 79 के तहत वो कर सकते थे नहीं कर सकते थे। लेकिन जो जिस तरीके से दिखा कर बताया कि ये हैं दूसरे लगानी के 7 वोट और ये हैं जिनको हम नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि संजरानी के जब वोट खरीदे थे तो उस वक्त ना तो कोई इखलाकियात तबाह हुई थी, ना पैसा चला था, ना अंडर हैंड जो एक खास किस्म के लोग मुलवस होते हैं वो होते हैं। जब सेनेट के इलेक्शन में कैमरे लगा दिए, मतलब आप चाहते हैं कि ठीक है, आप इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन वो जो सारा कुछ हमने एक फिल्म उससे पहले देखी जहां पर कैमरास लगे, उसके बाद वो मिले, फिर क्या कार्रवाई हुई, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि संजीदगी से कोई कार्रवाई और उसका कुछ नतीजा निकले। रीमा उमर साहबा आपकी तरफ लेके आऊंगी, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे कासिम गिलानी, उन्होंने आज सुबह कुछ ट्वीट्स की हैं और कुछ सवालात उठाए। मैं चाहती हूं कि हमारे देखने वालों के लिए आप ये इब्हाम और ये कानूनी सवालात का भी थोड़ा सा वाज़े अगर कर सकें। एक तो वो कहते हैं कि जी ये जो अदालत का दायरा इख्तियार था वो था लामहदूद दायरा इख्तियार है उनका, वो चाहते तो इसके ऊपर फैसला दे सकते थे। ये वाली बात कि पार्लियामेंट के अंदर का मामला है हम नहीं देखेंगे, इसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जी जब ये कहा जाता है कि हम अदालत से पूछ रहे हैं कि किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं, तो अदालत को देखना चाहिए था कि वो जो बैलेट पेपर्स का मामला था वो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो क्या आप समझती हैं कि जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए वो सही है? जी, शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है ये इसमें कोई ब्लैक और वाइट जवाब नहीं है, क्योंकि जो आइन है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। जो सेनेट के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, वो भी यही कहते हैं कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो है वो कोर्ट्स में चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन तो कानून तो क्लियर है। लेकिन अगर आप पहले जजमेंट्स उठा के देखें तो हमारी अदालतों ने कहा है कि आप इस तरह एब्सोल्यूट तरह से उनकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो आउस्ट नहीं कर सकते, वो खत्म नहीं कर सकते। तो बहुत रीड डाउन किया है अदालतों ने इस तरह के क्लॉजेस को। मैं आपको कुछ मिसालें दे देती हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स जो है पाकिस्तान में, वो जो फैसले करती हैं, हमारा आर्मी एक्ट भी कहता है, आइन भी कहता है कि वो हाई कोर्ट्स में चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हाई कोर्ट्स अपनी रिव्यू जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करके देखती हैं कि कोई मैलिफाइडे फैसला तो नहीं किया मिलिट्री कोर्ट्स ने, कोई फेयर ट्रायल की वायलेशंस तो नहीं हुई। तो हम ऐसे बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि इस तरह के जो आउस्टर क्लॉजेस होते हैं जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उनको कोर्ट्स रीड डाउन करती हैं। एक और प्रिंसिपल है हमारा नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हर मुल्क में फॉलो होता है। हमारा जो निजाम है इंसाफ का वो उसकी बुनियाद है। और वो ये कहता है कि अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है जिसको कोई भी ग्रीवेंस है, तो उनके पास कोई ना कोई फोरम जरूर होना चाहिए जहां वो ग्रीवेंस जो है वो रिड्रेस हो सके। तो अब यहाँ पे अदालत का फैसला जो है, ठीक है, मैंने जो पहले कहा, इसमें ब्लैक और व्हाइट नहीं है, एक सवाबदीदी इख्तियार होता है अदालतों का कि वो ऐसे मामलात में किस तरह अपनी जुरिस्डिक्शन को इंटरप्रेट करती हैं। लेकिन मेरे लिए अब सवाल ये है, अदालत कहती है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो एक तरह से मुतबादिल है सेनेट चेयरपर्सन के इलेक्शन का। इससे मुझे इशू है, क्योंकि मैं इसको नहीं समझती कि मुतबादिल है। हर सेनेटर का हक है कि वो एक सेनेट चेयरपर्सन इलेक्ट करे। अब वो होता है एक जिसके पास भी ज्यादा वोट हो वो चेयरपर्सन इलेक्ट हो जाता है। जो रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो एक मुख्तलिफ चीज है। उसमें आप सेनेट चेयरपर्सन को हटाते हो, लेकिन आपको जो पूरे सेनेटर्स हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो प्रोसीजर भी मुख्तलिफ है। इतने क्लोज नंबर्स हैं कि इसमें आप कहें कि नहीं, अगर आपको लगता है आपकी मेजॉरिटी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, मुझे लगता है ये दुरुस्त मेरी नजर में नहीं रहा है। तो अब ऑपोजिशन पार्टीज लाती हैं या नहीं, मेरा ख्याल है भट्टी साहब ने बहुत अच्छा इस पे एनालिसिस दिया। बहुत सी वजूहात हैं जो वो शायद ना लाएं, और 2019 का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो हमारे सामने है। अगर वही फैक्टर्स एट प्ले आज भी हैं तो क्या फायदा। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या सेट की जा रही है उसके ऊपर भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, साथ ही नो कॉन्फिडेंस का रिमार्क दिया गया है उसके ऊपर भी आप समझते हैं दुरुस्त नहीं दिया गया है। मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का जो दरखास्त इसके खिलाफ दायर की थी उसको मुस्तरद कर दिया है, नाकाबिल समाअत करार दिया है। और इसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अदालती रिमार्क्स जो या एडवाइस जो आई है उसकी रोशनी में क्या अब ऑपोजिशन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है या लाएगी। शहजाद इकबाल साहब, देखिए मेरे ख्याल से आइन इस हवाले से तो बड़ा क्लियर है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 69 यही कहता है। अब सवाल ये था कि जो इलेक्शन प्रोसेस था कि वो क्या इस एम्बिट में आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के या उसके एम्बिट में नहीं आता है। फारूक नाइक साहब के दलाइल थे कि नहीं आता है। कोर्ट ने अपनी रूलिंग इस हवाले से दी है कि ये जो है प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है और इसको आप कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। तो मेरे ख्याल से फैसला तो इसी हवाले से था। पीपल्स पार्टी को ये पता था कि सबसे बड़ा जो लीगल ऑब्स्टिकल हो सकता है वो यही हो सकता है कि क्या हमारी जो पिटिशन है उसको मंजूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि पहले दिन से मालूम था। बात रही कि क्या अब ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएगी सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं लेकर आएगी। एक तो जो बात हुई कि 2019 में एक्सपीरियंस था वो वाजे है। और देखिए फर्क ये है कि जैसे अभी रीमा ने बताया कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये है कि अगर 100 का हाउस है तो ऑपोजिशन को 51 वोट चाहिए होंगे तभी जाकर वो सेनेट चेयरमैन को हटा सकेंगे। 51 में से एक तो आप माइनस कर दें कि साग डार साहब तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से जो नंबर वाइज भी बड़ा चैलेंजिंग होगा ऑपोजिशन के लिए कि वो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना सके। खास तौर पे जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था उसके बाद जहां पर उन्होंने देखा कि 7 वोट पहले जो इलेक्शन थे चेयरमैन के उसमें तो चले एक अभाम है ना कि क्या वो गलती थी, टेक्निकल गलती हो गई, कोई एक स्ट्रैटेजी थी वोट को पे निशानी लगाने की पीपल्स पार्टी की, विच वेंट रॉन्ग। लेकिन जो दूसरा इलेक्शन था डिप्टी स्पीकर का वो तो बड़ा वाजे था कि लोग टूटे हैं ऑपोजिशन के। तो मेरे ख्याल से वो ये रिस्क नहीं ले सकते दोबारा कि एक अदम एतमाद की तहरीक चेयरमैन के खिलाफ लेकर आए। आई डोंट थिंक सो। जी ठीक है मेहमल आपकी तरफ लेके आएंगे डिस्कशन। और जैसे अभी मैं हवाला दे रही थी ऑपोजिशन की जानिब से रद्द अमल, तो कासिम गिलानी ने अपनी उसी ट्वीट के सिलसिले में ये भी कहा है कि ये नो कॉन्फिडेंस के रिमार्क्स दिए हैं या एडवाइस जैसे कि वो कहते हैं, तो इसके ऊपर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अब आगे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं इस फैसले को ऑपोजिशन? देखिए ये ना चैलेंज करना तो उनका हक है, लेकिन अभी शहजाद और रीमा दोनों ने बात की है। एक तो चीज़ ये है कि गिलानी साहब के अगर 7 वोट, असल में तो वो इसलिए गए हैं ना कि वो ये कह रहे हैं कि 7 वोट लिखा तो हुआ था कि बॉक्स के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने निकाला है ये उनका बायस दिखा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से रिजेक्ट किए हैं। और उनके आप एफिलिएशन भी देख लें, उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड भी माजी का देख लें, तो इस वजह से वो उस चीज़ को चैलेंज करें। उनको लग रहा है कि ये गलत इलीगली उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, वो इस इलीगैलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो इस प्रोसेस को या उस चीज़ को। फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर 7 वोट हो जाते तो 1 वोट से गिलानी साहब जीतते चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। तो हालांकि तहरीक अदम एतमाद के लिए तो वही बात है कि उन्हें 51 वोट्स चाहिए थे ना, तो ये जरा एक प्रॉब्लमेटिक चीज भी है। तो ये ऑप्शन वो कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज इसलिए भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल में तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे कि एक तो पीडीएम के अंदर आपने देख ही लिया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर अभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर एक लड़ाई चल रही है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी मंगल को भी बताया था कि वोट नून लीग ने पूरे कर लिए और अभी खबरों में भी ये चीज आ रही है। एक चीज और अलीना, ये भी कहा जाता है कि जिस दिन वजीर आजम साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो उस दिन नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को ये कहा गया कि 5 लोगों से हम एब्सटेन करा लेंगे, तो बाकी जो है आप 5-1 लोगों को आप भी थोड़ा सा मैनेज करें। तो वो ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, मतलब जैसे हम नहीं कर या वो करना नहीं चाहते थे या मैनेज नहीं शायद कर सकते होंगे। तो ये वाली भी एक चीज़ है। तो फिर तहरीक अदम एतमाद तो वो लाएंगे ही नहीं ना अभी जिस तरीके के उनके आपस में चल रहे हैं। और लग नहीं ऐसा रहा कि पीपल्स पार्टी को इस तरह की चीज़ चाहती भी है कि वो एक सिस्टम को जरा, और खैर वैसे तो हुकूमत कहीं जानी भी नहीं चाहिए, हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक अदम एतमाद आएगी। ठीक है, तो हमारा पैनल 4 पैनलिस्ट हमारे एक तरफ है, इशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहबा और मैं साहबा कहती नहीं जी नहीं लाएगी। और एक खास तौर पे जो रिमार्क सामने आया है कि अदम एतमाद की तहरीक ले आए अगर अक्सरियत है ऑपोजिशन के पास, तो इसके ऊपर भी हमारे एनालिस्ट अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। जनाब, दूसरा अहम फैसला जो आज आया है, सुप्रीम कोर्ट ने NA 75-10 में 10 अप्रैल को जो दोबारा होना था इलेक्शन उसको मुलतवी कर दिया है। नून लीग के वकील ने दलाल दिए, उन्होंने बड़ा मुफस्सल तरीके से बताया कि जितने पोलिंग स्टेशन है 76, उनमें से 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई और 20 प्रिजाइडिंग अफसरान भी गायब हुए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह भी बताया गया है अदालत को कि 10 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग काफ़ी देर तक मुअत्तल रही। अब हमारा सवाल यह है कि पोलिंग के दिन क्यों
और कौन ये कर रहा था, ये भी जस्टिस बंदयाल ने पूछा। और उन्होंने कहा कि क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाई। अभी जो सारी कार्रवाई हुई है और इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है जो 10 अप्रैल को दोबारा होना था। सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या ये साबित हो पाएगा कि पूरे हल्के में इंतखाब की जरूरत है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। रीमा उमर साहिबा। अलीना, 2-3 चीजें हैं इसमें। पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार क्या है। वो एक पूरे जो आपका वॉइड कर सकता है पोल्स को अगर ग्रेव इरेगुलरिटीज हो उनके रूल्स की या लॉ की। अब ग्रेव इरेगुलरिटीज इलेक्शन कमीशन एक तरह से डिफाइन कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड बना के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको ओवर रूल कर सकता है? अब ये देखना है। 2-3 इसमें चीजें। एक तो मुझे नहीं समझ आया कि सुप्रीम कोर्ट ने, रिपोर्ट्स तो ये है कि इनडेफिनेटली जो है वो पोस्टपोन कर लिए हैं, अडजर्न कर लिए हैं हेयरिंग्स। अब एक कंस्टिट्यूएंसी है जहां आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत तशवीश की एक बात है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट महीना हो गया है, 2 हफ्ते में मेरा ख्याल है इलेक्शंस होने थे, अब वो मजीद उसमें डिले आ गया है। तो आपने एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंटेटिव के बगैर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट को शायद इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए था और शायद जल्दी फैसला करना चाहिए था। दूसरी चीज अलीना, जल्दी अगर आप पोल्स उठा के देख लें, नून लीग 3 पोलिंग जो एजेंसीज होती हैं उनके जो पोल्स थे नून लीग काफी लीड में थी। तो लगता तो ऐसे है कि एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड एक कैंपेन था नून लीग को हराने का। अब उसमें कुछ मैंने ऐसे देखा है हमारे टीवी पे, कुछ पॉलिटिशियंस कोर्ट भी वायलेंस को, धमकियों को, थ्रेट्स को बहुत अंडर प्ले कर रहे हैं। चले पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है, मेरा तो नहीं ख्याल आपको इसको इस तरह अंडर प्ले करना चाहिए था। मेरी नजर में तो ये ग्रेव इरेगुलरिटीज हैं। तो ये मुझे 2 इश्यूज लगते हैं। एक, डिसइनफ्रेंचाइज करना एक कंस्टिट्यूएंसी को, दूसरा अंडर प्ले करना इतनी सीरियस इश्यूज को कि चलो पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है, तो क्या जरूरत है फिर से इलेक्शन। तो आपको लगता है हाँ पूरे हल्के में है या कोई मेरी नजर में है, लेकिन क्या वो एविडेंस शो कर सकेंगे मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट का थ्रेशोल्ड क्या होगा दिखाने का कि ग्रेव इरेगुलरिटीज हुई हैं। तो मैं फैसला नहीं कोई लेती क्योंकि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं मार्क करे आपका, आपकी नजर में है, लेकिन फिर अभी आपको सबूतों का सही तरह से पता नहीं है कि क्या पेश करे, अपना केस किस तरह बिल्डअप करे। शहजाद इकबाल साहब। अलीना देखिए, ये फैसला यकीनन आसान नहीं है। मैं दोनों इसके रीजंस बताऊंगा। क्योंकि देखिए, जो टोटल कंप्लेंट थी, एक तो 23 पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए और फिर वो बड़े देर से पहुंचे, एक वो मामला था। फिर 10 पोलिंग स्टेशन में स्लो पोलिंग का मामला था। ये टोटल मिला के 35 पोलिंग स्टेशन बनते, जबकि हल्के में 350 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे, तो उसका 10% बनता है। अब सवाल ये होता है कि अगर आप पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाएंगे तो एक कॉस्ट तो रियासत ने पे करनी है। फिर जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ऑफिशियली तो दिखाया जाता है कि वो चंद लाख रुपए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए वो इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं। इसके बाद राइट है उन लोगों का जिन्होंने उन 90 पोलिंग स्टेशन में जाके वोट किया और उनका राइट था, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, क्या उनके लिए जस्टिफाइड होगा कि दोबारा वो वोट करें जाकर? तो एक तरफ तो ये सारी बातें हैं देखने की, और फिर ये भी कि अगर अगले इंतखाबात होते हैं किसी भी हल्के में होते हैं और वहां पर भी अगर किसी 8-10 पोलिंग स्टेशन में कोई ऐसे वाकयात होते हैं, तो क्या ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि 10% पोलिंग स्टेशन में कोई गड़बड़ हो तो आप पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराएंगे? ये मेरे ख्याल से एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना भी जरूरी है कि क्या इस हल्के में कोई मुनज्जम धांधली हुई है? जो ईसीपी ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा था, उन्होंने कहा था कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कियोस हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि क्लैश हुआ था, जिसमें लोग मारे भी गए। फिर उन्होंने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है वो गायब हो गए, लेट पहुंचे, और मुबैना तौर पे जो रिजल्ट्स थे उन 20 पोलिंग स्टेशंस के, उनको टेम्पर किया गया। फिर एक डीएसपी वाला मामला था जिसको हटाने का कहा गया था ईसीपी की जानिब से, लेकिन दोबारा उनको एक और पोजीशन पे तैनात कर दिया गया। तो अगर मुनज्जम धांधली का एविडेंस है तो फिर तो आप दोबारा करवाएंगे हल्के में पोलिंग स्टेशन। लेकिन जेन्युइनली अगर लगता है कि 10% पोलिंग स्टेशन में, तो फिर मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फैसला होगा जो कि बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन जाएगा कि 10% पोलिंग स्टेशन में इश्यूज आए और आप फिर दोबारा पोलिंग के लिए करवाते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर ईसीपी इस नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ मुनज्जम धांधली थी और इस वजह से हम ये कर रहे हैं, तो हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट? वही कैंडिडेट दोबारा दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वही जो पीटीआई के कैंडिडेट है, अगर उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने मुनज्जम धांधली करवाई है या उनके हक में हुई है, तो वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट? ये एक बड़ा सवाल है अगर मुनज्जम धांधली हुई है तो। ठीक है, ठीक है,
ठीक है इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह शहजाद ने कहा ईसीपी की रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसी का हवाला दूंगी, और आज फिर जस्टिस बंदियाल साहब ने जो सवालात किए बड़े अहम, कहते हैं जी पोलिंग के दिन कौन क्यों मसाइल पैदा करता रहा, और क्या एक उम्मीदवार जो ताकतवर था उसने दूसरे के लिए सारी की सारी हरकतें करवाई। बड़ी अहम चीजें दोनों को अगर मिलाकर देखें तो। नहीं मैडम शेख, कुछ और अहम चीजें भी हैं, रिमार्क्स बड़े अहम हैं। अच्छा। दो हैवी वेट्स की लड़ाई है, भुगत अवाम रहे, अवाम को हैवी वेट्स की रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। फिर कहा जस्टिस बंदियाल साहब ने 23 पोलिंग की दरख्वास्त आई है और 360 का रिलीफ हैरान कुन है। फिर यानी उन्होंने कहा कि जो नौशीन साहबा थी मुस्लिम लीग की उम्मीदवार, उन्होंने 23 की दरख्वास्त दी थी और ये पूरे पे आपने रिलीफ दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत पर मुनज़्ज़म धांधली की साजिश का इल्ज़ाम नहीं माना जा सकता। फिर कहा कि हैरान हूँ पोलिंग के अमले के साथ पुलिस भी गायब हो गई। फिर कहा तशद्दुद और वाक़यात की मनसूबाबंदी के बारे में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं। अच्छा, फिर कहा 23 इलेक्शन कमीशन 23 पोलिंग वो ले जाया गया, इलेक्शन कमीशन ने फैसले में जल्दी क्यों की। अच्छा, लीगी वकील ने कहा कि हमने बयान हल्फी में पूरे हलके का इंतखाब करने का कहा था। जस्टिस मुनीब ने कहा जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया बयान हल्फी तब जमा करवाया गया। जस्टिस बंदियाल साहब ने यह बात बड़ी अहम थी कि जस्टिस बंदियाल साहब ने कहा कि 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को दरखास्त मसूल हुई कि धांधली हुई है, 22 फरवरी को नोटिस जारी हो गए, 23 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने समाअत शुरू कर दी, 24 फरवरी को बयान हल्फी आपने जमा करवाया है और 25 को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है। काश ये जल्दियां वैसे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी कर लेता है इलेक्शन कमीशन। चलो अच्छा, अब मैडम शेख जो मामला ये है कि मामला अदालत का नहीं, वो जो वीडियोस सारी वो जो है वो, तो अब मामला चूंकि वो गिलानी साहब का एक बेटा बड़े कानूनी नुकात उठा रहा है, उन्होंने ऑडियोज पर कोई कानूनी नुकात गिलानी साहब के बेटों ने हमें आगाह नहीं किया, चलो बाद में कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैडम शेख अब मैं तो अदालत के साथ जाऊंगा, जो फैसला अदालत का होगा वो कबूल होगा। अभी कबल अज वक्त है ये कहना कि क्या होता है, लेकिन अदालत ने बड़ा अहम सवाल उठाए कि 23 में रिलीफ मांगा, पूरे में रिलीफ दे दिया, इतनी जल्दी फैसला क्यों किया, और ये सारे रिमार्क्स सामने। ठीक है महमल। अलीना, बात है कि ऑप्शन तो खैर मैं भी इसके अंदर नहीं लूंगी, लेकिन एक पैटर्न नज़र आया इसी वजह से। वो जिस तरीके से 23 पोलिंग एजेंट गायब हुए, वो धुंध के हवाले हो गए, उनके मोबाइल बंद हो गए, जो भी चीज़ हुई, तो ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनको ये लगा होगा ना कि एक मुनज़्ज़म चीज़ हुई है, तो उन्होंने कहा कि पूरे हल्के के अंदर कराए। हमने उस दिन इलेक्शन के डे पे देखा वायलेंस उस दिन किस तरह से हो रही थी। फिर इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जहाँ पर अगर लग रहा था कि इनके वोट्स की वजह से जो है वो रिजल्ट चेंज हो गए, यानी कि नून लीग जीत रही है, तो इस वजह से एक पैटर्न था कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इस्तेमाल हुई, कौन से पुलिस ऑफिसर्स इस्तेमाल हुए, कौन से उधर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल हुई, तो इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो ये ऐसे थोड़ी होता है लीना के, यानी कि कहें कि जी 40% जो है और किस तरह से फिर तबादले करवाए गए, तो 40% के ऊपर आप दोबारा से वोट करा ले, ऐसे थोड़ी होता है। ये बेसिकली कराना तो फिर पूरा ही है ना दोबारा इलेक्शन। ये क्या है कि खाली महमल एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है, कलामी की माजरत, ये क्यों नहीं होगा जब आप ये कहते हैं कि कियोस इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और फिर आप ये बताते हैं कि नहीं 23 पोलिंग स्टेशन थे जिसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर गायब हुआ, 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसमें स्लो पोलिंग हुई। तो ये अगर 10% बनता है तो फिर एंटायर पोलिंग स्टेशन तो ना हुआ ना। ईसीपी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ कियोस जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। नहीं तो ये देखिए यहाँ पर ये होता है, महमल होता क्या हमारे यहाँ इलेक्शन में क्या होगा कि जब आपको पता होगा कि इलेक्शन आपने हारना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड होंगे वहां पे 10 पोलिंग स्टेशन में आप फायरिंग करवा देंगे, 5 में स्लो पोलिंग करा देंगे। वक्त की कमी है शहजाद, सिर्फ मैं इसमें ये कहना चाहती हूं, बेसिकली उनको पैटर्न नजर आया है तो वो कह रहे हैं पूरे हल्के के अंदर कराए, ना कि ये सिर्फ 23 या 10 नजर आने को जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि अगर वो पैटर्न नजर आता है जिसमें एक मुनज़्ज़म धांधली हुई है तो फिर वो उनको बताना पड़ेगा क्या पैटर्न है और फिर फैसला देना पड़ेगा ना। दैट इज द क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल, वो तो वो अपने उसके अंदर देंगे। जी नहीं मैंने कहा वो तो आर्ग्यू करेंगे। असल में मुझे लगता है कि जिस तरह अगर उनको लगा है कि ये जो 23 ये और जो 10% यानी कि आप टोटल शहजाद बात कर रहे हैं, उसके अंदर पैटर्न था कि जहां पे हार रहे हैं वहां पे स्लो पोलिंग हो रहा है, वहां पे वायलेंस हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, फिर जो 23 के 23 गायब हो गए। ये इतना एक ब्लेटेंट इन योर फेस था कि ईसीपी को इसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ा, क्योंकि उनका अपना अमला इस तरह से एक इलेक्शन में उठा लिया गया, तो एक सीट के लिए। तो कल को जब उन्होंने पूरा जनरल इलेक्शन कराना है या लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने और मजीद इलेक्शन इधर होने, तो फिर वो क्या करेंगे अगर उनके अमले के साथ ऐसे ट्रेंड ही बन गया। और वो डिबेट अलहदा।
अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है इंतजामिया के रवैये के ऊपर, हमने इससे पहले भी बात की, खासकर 10 का 75 के सिलसिले में, लेकिन हफीजुल्लाह नियाजी साहब आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई और उन्होंने कहा जो अब इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, 10 को जो रीपोलिंग होनी थी, वो इखलाकी फतह है हुकूमत की। इखलाकी फतह भी और फिरदौस आशिक अवान साहब का जो जाती इखलाक है उसके मुताबिक, मैं उसको तो छोड़े एक तरफ, ये जो फैसला डिसीजन हुआ है ना, तो मुझे इसमें तो मेरे को थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात तो यह कि कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन के हमें ये डायनेमिक्स नहीं पता कि पूरे एक माहौल होता है, और अगर आप एक पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग कर देना, फर्ज एक पोलिंग स्टेशन पे और बंद हो जाए, तो उसके असरात ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे में कम अज कम जो है, जिसको कहने का सारे 70-80% पोलिंग स्टेशन पे फैल जाते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, रूमर्स होती है, ये अलग बात। हमारा ये टॉप, मेरे से मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक फैसला आया है और उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन का चैलेंज किया डिसीजन। अब दूसरी बात यह है कि जो चीजें उन्होंने कंसिडर किया है, आया इसका क्या ताल्लुक है केस से कि भी पैसे खर्च हो गए, एक मतलब पूरा मुल्क पता नहीं कहां जा रहे हैं, इनको पैसे खर्च हो रहेंगे, इसका क्या ताल्लुक है इससे? इसका क्या ताल्लुक है कि दो हैवीवेट्स लड़ रहे हैं, तो दो हैवीवेट्स क्या क्या दो छोटे छोटे बंदे लड़ेंगे, अवाम को उनके रहम करने पर नहीं छोड़ सकते। बात हो रही है कि आवाम को वोट है या नहीं है, आप फैसला कर दें कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको लगता है कि पूरे हल्के में इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है न्याय साहब। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं दोहराना चाहूंगी भट्टी साहब से, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम क्लोज करूं। भट्टी साहब, फिरदौस आपा के दिलचस्प जो उन्होंने एक बयान दिया है उसके ऊपर आप तज्जिया क्या करेंगे? कहती हैं इखलाकी फतह है ये हुकूमत की, आज जो मुलतवी हुए इंतखाबात। वेल डन आपी, वेल डन आपी, वेल डन आपी, कमाल हैं आप कमाल हैं। मेरे 7 सलाम आपको। ये सलाम पहुंचा दीजिएगा, हम अपने प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से पहुंचा देते हैं फिरदौस आशिक साहिबा को। कल आपसे मुलाकात होगी नए सवालों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।